ये आर्टिकल्स मैंने पिक किया है इंडिया के टॉप बिजनेस न्यूज़पेपर से। सो बिजनेस न्यूज़पेपर्स ऐसी चीज़ है ना जो आप किसी भी फील्ड में आपको पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि क्या चीज़ें हो रही है, कौन आपका बनाना चाह रहा है, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको अगर आप एनालाइज करना सीखोगे तभी आपको समझ में आएंगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको ये सीखना है कि खुद से कैसे न्यूज़ को पढ़ के डॉट कनेक्ट करना है और आपको कोई बना ना पाए, इतना स्मार्ट बनना है। तो यहाँ पे शुरुआत करूंगा सबसे पहले तेजस MK1। इन्होंने वेपन ट्रायल कंप्लीट किए हैं और 5 जेट्स रेडी हैं डिलीवरी के लिए। जो तेजस के बारे में आई होप कि लोगों को पता हो, इतना तो पता होना चाहिए, हमारे जेट फाइटर्स हैं और इतना डिले है कि आप यकीन नहीं करोगे। तो सेलिब्रेट तो कर रहे हैं कि 5 डिलीवरी के लिए रेडी है, लेकिन बहुत बड़े डिले के बाद रशिया और यूएस सब लोग डर रहे थे कि इनकी जो न्यूक्लियर ट्रीटी है ना, आर्म्स ट्रीटी, ये शायद इसे कंटिन्यू नहीं करेंगे, रिज्यूम नहीं करेंगे। बट अब ये डर कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, बिकॉज दोनों ने कहा है कि ये एक्सटेंड करना चाहते हैं अपने न्यूक्लियर आर्म्स ट्रीटी को। तो क्या है ये आर्म्स ट्रीटी और क्या मतलब क्या करता है ये, इसके बारे में जानेंगे और एनालाइज करेंगे। इंडिया में सब लोग बोल रहे थे कि भाई ग्रीन एनर्जी का काम खत्म हो गया, स्टॉक्स जितना बढ़ने थे बढ़ गए, अब इसमें पैसा नहीं आने वाला, ये ट्रेंड हाइप हो चुका है, ओवर हाइप हो चुका है। अब ये देखो जनवरी में $2 बिलियन इन्वेस्टमेंट आई है ग्रीन एनर्जी में। तो क्यों भाई, अब क्या हो रहा है ऐसा, ये जानेंगे। इंडिया और गल्फ काउंसिल GCC यहाँ पे टर्म्स ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डिस्कस कर रहा है और अग्री कर चुका है। सो इंडिया के लिए हिस्टोरिक साल है, यूरोपियन यूनियन के साथ, यूएस के साथ और अब गल्फ काउंसिल के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो कितने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होने हैं भाई। यूके के साथ भी हमने फ्री FTA किया है पिछले 1 साल में। सो ये बिल्कुल हिस्टोरिक है। और एंथ्रोपिक की कंपनी का प्रोडक्ट है क्लाउड LLM AI। सबको क्लाउड AI सबको पता होगा, जैसे ChatGPT है और जेमिनी ग्रॉक है, वैसे क्लाउड है एंथ्रोपिक का। और इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जिसकी वजह से पूरी दुनिया में टेक स्टॉक्स लगातार नीचे गिरने लग गए। तो क्या बोला है इन्होंने और क्या वार्निंग है इनकी तरफ से, एक बार इसको एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि IT स्टॉक्स यहाँ पे क्या खतरे में है या सिर्फ ये ऐसे ही हाइप है। अब शुरुआत करूंगा हमारे सबसे पहले न्यूज़ से और यह है तेजस के बारे में। तेजस हमारा इंडिया का इंडिजिनस जेट फाइटर है, लेकिन सारी चीज़ें इंडिजिनस नहीं है। इंजन हम लोग US से खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कहीं और से, बहुत सारी चीज़ें। जेट फाइटर कभी भी एक कंट्री पूरा तो वैसे भी नहीं बनाती, लेकिन इंजन और डिज़ाइन ओवरऑल ये सारी चीज़ें बड़ी मेन चीज़ होती है। तो ये आप नहीं कह सकते हो कि बाकी कंट्रीज़ की तरह ही है ये भी, ठीक है। काफ़ी डिपेंडेंट है हम दूसरी कंट्रीज़ पे। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, इसके डिलीवरीज में इतना डिले होता है कि अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के डिले की वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो 5th जनरेशन जेट फाइटर्स हैं हमारे स्टेल्थ वाले, उससे HAL को हटा दिया है, बाहर कर दिया है। यस, स्टॉक भी 8% नीचे था, समझे। तो इतना डिले इन्होंने कर रखा है। अब एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड वेपन्स फायरिंग ट्रायल चल रही थी इनकी, सॉफ्टवेयर फिक्सेस हुए और कंप्लीट हुए हमारे एडवांस वेरिएंट ऑफ इंडियाज इंडिजिनस फाइटर जेट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है ये तेजस मार्क MK1A। अब यहाँ पे सर्टिफिकेशन आना बाकी है। तो अक्टूबर में इन्होंने कहा था कि ये इंडियन एयरफोर्स जो है यहाँ पे इन्हें डिलीवरीज ले सकती है बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2026। तो यहाँ पे काफ़ी ब्रिटिश आसराम मिसाइल्स हैं क्लोज रेंज कॉम्बैट के लिए, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स हैं, ये सारी चीज़ें डिप्लॉय की जा रही हैं इस जेट फाइटर पे। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5 एयरक्राफ्ट रेडी हुए हैं डिलीवरी के लिए, जहाँ पे मेजर कॉन्ट्रैक्टेड कैपेबिलिटीज जो थी, अग्रीड स्पेसिफिकेशंस थे, उसके हिसाब से इन्होंने रेडी कर दी है। और HAL को भी 5 इंजन मिले हैं जनरल इलेक्ट्रिक से, जो अमेरिका की कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक, उसके इंजन हम लोग यूज़ करते हैं हमारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में। और जो सप्लाई पोजीशन है फ्रॉम GE ये काफ़ी पॉजिटिव भी है और आगे फ्यूचर आउटलुक भी इसका काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो एक्सपेडाइटेड मैनर में इन्होंने अभी चीज़ें की है, लेकिन कंप्लेन बहुत आई है HAL को लेकर के। अभी इंडियन एयरफोर्स चीफ ने कुछ महीनों पहले बोल दिया था कि उन्हें HAL पे भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं कर सकते, ये कब देगा तुम्हें डिलीवरीज, कर पाएगा या नहीं, टाइम से कर पाएगा या नहीं। तो ये इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो हमारा जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMC है, इसमें HAL को यहाँ से बाहर कर दिया गया, जो स्टेल्थ जेट फाइटर है। और यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कौन कौन हुए हैं, टाटा ग्रुप हुआ है, 2 कंसोर्टियम लेड बाय लार्सन एंड टूब्रो और कल्याणी ग्रुप, ये लोग आए हैं फाइनल में और ये बिड करेंगे, जो लो बिड करेगा उसे ये प्रोजेक्ट जाकर के मिल सकता है। तो सबसे पहले तो इनका डेडलाइन था ओरिजिनल फरवरी 2024 का डिलीवरीज का, लेकिन यहाँ पे डिले हुआ क्योंकि इंजन्स ही नहीं आए जनरल इलेक्ट्रिक से। और एट प्रेजेंट एटलीस्ट 9 MK1A जेट्स जो हैं वो HAL बना रहा है, जिन्हें फिट किया जाएगा रिजर्व इंजन से एज एन इंटरिम मेजर। तो 83 MK1A जेट्स की डिलीवरीज का कॉन्ट्रैक्ट था 36,400 करोड़ का फरवरी 2021 से, और होना था फरवरी 2028 तक, लेकिन अभी 4 डिलीवर हुआ है फरवरी 2026 में। तो क्या अगले 2 साल में 80 और हो जाएगा, आपको लग रहा है?
नहीं। तो इसीलिए एयरफोर्स और बाकी फोर्सेस इतने परेशान हैं हमारे सरकारी जो डिफेंस कंपनीज हैं इनसे, और इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई प्राइवेट कंपनीज को लाओ, इनके बस का नहीं है कि ये टाइम पे डिलीवर कर पाएंगी चीज़ें। और इससे खाली फाइनेंशियल लॉसेस की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। आप ये सोचो कि हमारे सिक्योरिटी रिस्क कितने बड़े हैं अगर हम लोग अपने वेपन्स प्रोड्यूस करने में दशकों लगा देते हैं, मैन्युफैक्चर करने में। रिसर्च करके कोई नया वेपन नहीं लगाना है। ये कोई 5th या 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है, ठीक है। ये एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो ज़्यादा से ज़्यादा भी आप 4.5 जनरेशन इसे बोल सकते हो। उसके लिए चीज़ें आप असेंबल कर रहे हो। अब ठीक है, अब इसमें आप ब्लेम कर सकते हो जनरल इलेक्ट्रिक को, लेकिन दैट इज़ एन अमेरिकन कंपनी। आप उसको नहीं ब्लेम करोगे अगर इंडिया में जेट फाइटर्स नहीं रेडी हो पा रहे हैं तो। सो दिस इज़ अ सीरियस इशू जिसके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर आए डिफेंस में और यहाँ पे पार्टिसिपेट करे वेपन्स प्रोक्योरमेंट में और वेपन्स डिलीवरी में, मेंटेनेंस में, रिपेयर में, प्रोडक्शन में। अब अगले आर्टिकल की बात करूंगा, यह है यूएस और रशिया। इन दोनों ने अभी यहाँ पे डील फाइनलाइज करने वाले हैं और एक्सटेंड करने वाले हैं न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर आर्म्स ट्रीटी। तो यूएसए और रशिया डील करने वाले हैं टू ऑब्जर्व न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी बियॉन्ड इट्स एक्सपायरेशन। थर्सडे को ये एक्सपायर हो रहा था और यूएस की तरफ से भी कोई बातचीत नहीं थी, न रशिया की तरफ से कोई कॉमेंट आ रहा था कि ये इसे कंटिन्यू करेंगे। और इसकी वजह से क्या हुआ, डूम्सडे क्लॉक, ठीक है, डूम्सडे क्लॉक फिर से शुरू हो गया। अब डूम्सडे क्लॉक क्या है, बेसिकली ये क्लॉक है जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे बेसिकली चलाया गया, और वर्ल्ड वॉर जब न्यूक्लियर वेपन्स आए ना उसके बाद से इसे स्टार्ट कर दिया गया कि जब भी ऐसा लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है और दुनिया खत्म हो सकती है, ये डूम्सडे क्लॉक को ऑन कर देता है। तो जब ये ट्रीटी एक्सपायर हो रही थी तो कहीं ना कहीं इस क्लॉक को ऑन कर दिया गया, तो पूरी दुनिया की नज़र इस पे गई और फिर लोग टेंशन में भी आ गए थे कि भाई ये क्यों डिस्कस नहीं कर रहे एक दूसरे से, क्यों आर्म्स कंट्रोल पे नहीं चर्चा कर रहे हैं। बट अब ये होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये न्यूक्लियर न्यू स्टार्ट ट्रीटी है ना, ये करेगा क्या, ये लिमिटेशंस लगाता है। दोनों साइड्स के जो मिसाइल्स हैं, लॉन्चर्स हैं और स्ट्रेटेजिक वॉरहेड्स हैं, ये किस हिसाब से बेसिकली लिमिट रखना चाहता है कि आप इससे ज़्यादा नहीं यूज़ करोगे या नहीं लगाओगे, सेट करोगे एक दूसरे के अगेंस्ट। और ये इज़ द लास्ट सीरीज ऑफ न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स है डेटिंग बैक मोर देन हाफ अ सेंचुरी टू कोल्ड वॉर के टाइम से ये चला आ रहा है। और नेगोशिएशन जो है ये चल रहे हैं ओवर द पास्ट 24 आवर्स अबू धाबी में, लेकिन अग्रीमेंट अभी तक रीच नहीं हुई है। तो ये अनक्लियर है अगर अग्रीमेंट टू ऑब्जर्व द ट्रीटीज टर्म है फॉर एडिशनल पीरियड ऑफ पॉसिबली 6 मंथ ये एनशाइन होगा इन एनी फॉर्मल वे। एंड व्हाइट हाउस ने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं किया है टू द रिक्वेस्ट फॉर द कॉमेंट। एंड रशिया ने कहा कि वो रिग्रेट कर रहा था कि जो एक्सपायरी है इसके लास्ट रिमेनिंग न्यूक्लियर आर्म्स ट्रीटी की विद यूएस, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबली एक्ट करेगा इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ कॉन्फ्रेंस। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे पे मिसाइल लॉन्च कर देंगे। तो डिटेल ज़्यादा नहीं आ रही है, बट अबू धाबी में यहाँ पे मीटिंग चल रही है तो काफ़ी लोग इस पे क्लोज वॉच कर रहे होंगे एंड यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे कंसिस्टेंट मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट एज द पार्टीज कंटिन्यू टू वर्क टुवर्ड्स लास्टिंग पीस को मेंटेन करने के लिए एंड न्यूक्लियर आर्म्स रेस ना हो इसके लिए। तो ये है क्या, न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर आर्म्स ट्रीटी। अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की, क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे ग्रीन एनर्जी के शेयर्स इतने चल गए और छोटे से छोटा इन्वेस्टर को भी समझ में आ गया कि ग्रीन एनर्जी बहुत अच्छा है। तो वो बेसिकली लास्ट इंडिकेटर होता है कि अब ये नहीं चलने वाला, क्योंकि अब एक रिटेल इन्वेस्टर्स जो है इधर उधर आम आदमी बोल रहा है कि ग्रीन एनर्जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। दैट मीन्स कि अब ये सेक्टर का इसका काम हो चुका है, लोग यही मानते हैं स्टॉक मार्केट्स में। लेकिन यहाँ पे $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आई है, वो किस लिए आई है और क्या स्पेसिफिक सब सेक्टर्स हैं जिसमें आ रही है ये, तो ये जानते हैं। अब इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है यहाँ पे 2026 की शुरुआत बहुत अच्छी की है इसने। यहाँ पे एक्सेलरेशन आया है, शार्प एक्सेलरेशन, तेजी आई है प्रोजेक्ट एक्टिविटी में, कैपिटल आया है बहुत सारा और 7 गीगावाट के फ्रेश टेंडर्स भी आए हैं जनवरी में। $2.1 बिलियन के इन्वेस्टमेंट आए और ग्रीन पावर जनरेशन जंप हुआ है मोर देन 20% सिंगल मंथ में। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन मोमेंटम है, इवन इट्स इक्विपमेंट कॉस्ट भी जो है वो ज़्यादा बढ़ चुके हैं पहले से। तो डेटा आया है JMK रिसर्च एनालिटिक्स से, ये दिखा रहा है कि यहाँ पे टेंडरिंग काफ़ी सही चल रही है। यहाँ पे अच्छे खासे टेंडर्स आ रहे हैं। 5,905 मेगावाट के न्यू रिक्वेस्ट आए फॉर सिलेक्शन अंडर द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ड्यूरिंग द मंथ, और यहाँ पे 2450 मेगावाट के सोलर प्लस एनर्जी स्टोरेज टेंडर भी है जिसे फ्लोट किया गया है राजस्थान एजेंसीज द्वारा। तो यहाँ पे ग्रोइंग पुश है राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल पावर के लिए इंडिया में। कुछ की प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन इंडिया के, इन्होंने इन्वाइट किया EPC बिड्स 700 मेगावाट सोलर कैपेसिटी के लिए गुजरात में। इसके अलावा ये दिया किसे गया, JSW न्यू एनर्जी को एट अ टैरिफ ऑफ 2.56 पर यूनिट। तो ये इस टैरिफ पे इन्हें दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1200 मेगावाट सोलर विद एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी ये एलोकेट किया गया जनवरी में अंडर SECI प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कैटेगरी। और जो कैपेसिटीज है ये सिक्योर किए गए किसके द्वारा, NLC इंडिया रिन्यूएबल्स 600 मेगावाट, RPIL पावर
3 विथ कितना 300 मेगावाट, और एनजी इंडिया विथ 200 मेगावाट एंड ओरियाना पावर विथ 10 मेगावाट। तो टेंडर्स लगातार आ रहे हैं इंडिया में ग्रीन एनर्जी के, एंड आप कह सकते हो कि इस सेक्टर में अभी भी जान है, ये थका नहीं है। सो डोंट अंडर एस्टिमेट ग्रीन एनर्जी। अभी जिस हिसाब से डेटा सेंटर्स की वजह से बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी यहाँ पे क्या कर रही हैं, एनर्जी खरीद रही हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स खरीद रही हैं, न्यूक्लियर एनर्जी सेटअप करना चाह रही हैं। तो यहाँ पे एनर्जी आगे एक बहुत बड़ा कमोडिटी हो सकता है। अभी एलॉन मस्क ने भी अपने पॉडकास्ट में आकर के कहा था कि आगे जो है ना, रुपया पैसा गोल्ड कुछ नहीं होगा, जो कमोडिटी आगे होगी सबसे वैल्यूएबल वो होगी एनर्जी, और लोग इससे एनर्जी को ही एक्सचेंज करेंगे। अब जीसीसी इंडिया की सबसे बड़ी पार्टनर है गुड्स ट्रेड में, और इंडिया और जीसीसी अग्री कर रहे हैं ऑन टर्म्स ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो कौन सा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रहा है भाई? अब इंडिया और सिक्स नेशन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, 6 कंट्रीज हैं, उन्होंने मिलकर के गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल बनाया है, और इनके साथ इंडिया ने मीटिंग की, और यहाँ पे इंडिया क्या करने वाला है, इनके साथ एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन किया है हमने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के लिए। तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस मतलब जो भी टर्म्स होने वाले हैं इस अग्रीमेंट के, उस पर तुम एग्री कर रहे हो, हम भी एग्री कर रहे हैं, और आगे जाके इससे हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बना के साइन करेंगे, और ये सेट कर रहा है फ्रेमवर्क नेगोशिएशंस का, जिससे आगे नेगोशिएशंस होंगी। तो जो जिस टॉपिक पर आगे नेगोशिएशन होना है उसके बारे में इन्होंने डिस्कस कर लिया है। अब डिस्कशंस जो है ऑन एफटीए विद जीसीसी हैव बीन गोइंग ऑन फॉर 2 डेकेड्स, 2 डेकेड्स से चल रही है, और ये फाइनली रीच कर चुका है TOR stage, and it is ready to take off more than 2 decades after first attempt was made। 20 साल से चल रहा है ये डिस्कशन, ठीक है, 20 साल। एंड अब फाइनली थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रम्प, क्योंकि दुनिया भर में इतने टैरिफ्स और इतना टर्मोइल आ गया है कि कंट्रीज फटाफट एक दूसरे से साइन कर रही हैं क्या, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। तो TOR जो होता है ना, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, ये एस्टैब्लिश करता है एक फ्रेमवर्क, स्कोप, ऑब्जेक्टिव और प्रोसीजर कि किस बेसिस पे आगे हमें नेगोशिएशन करना है, क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे, क्या क्या चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या हमारे लिए। तो इस साइनिंग ऑफ TOR जो है ना, ये सबसे पहला कदम होता है नेगोशिएशंस शुरू करने के लिए, और यहाँ पे इट इज़ वेरी मोस्ट अप्रोप्रिएट, सबसे सही टाइम है यहाँ पे कि हम अब लोग और स्ट्रॉन्गर और रॉबस्ट ट्रेडिंग अरेंजमेंट बनाएं, ताकि फ्री फ्लो हो गुड्स का और सर्विसेज का एक दोनों कंट्रीज के बीच में। और अग्रीमेंट क्रूशल है क्योंकि व्हेन इट कम्स टू जस्ट गुड्स ट्रेड और जीसीसी, जिसमें सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान, कतर, बहरीन और कुवैत आता है, ये इंडिया के सबसे बड़े पार्टनर्स हैं, और अच्छे खासे इंडियंस यहाँ पे रहते भी। आप ये देखो कि सारी मेजर, मैं कहूँगा मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज यही हैं। सऊदी अरेबिया आ गया, इसमें यूएई आ गया, ओमान आ गया, कतर आ गया, बहरीन आ गया और कुवैत आ गया। और बायलेटरल ट्रेड बहुत बड़ा है, $178.5 बिलियन का बायलेटरल ट्रेड है। इंडिया एक्सपोर्ट करता है कितना, 58.87 बिलियन, और इंपोर्ट करता है 121.68 बिलियन। तो इंपोर्ट क्या करता है इंडिया, इतना बड़ा डेफिसिट क्यों है भाई? क्योंकि हम लोग ऑयल एंड गैस इंपोर्ट करते हैं, एनर्जी हम लोग इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे एनर्जी। तो अग्रीमेंट जो है जीसीसी के साथ, ये फर्दर स्ट्रेंथन करेगा रिलेशंस को, बोथ ऑन जियोपॉलिटिकल एंड ट्रेडिंग एलिमेंट्स, जो ड्रॉ करेगा ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, एंड इट विल क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड एनकरेज फूड सिक्योरिटी एंड एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ बोथ जीसीसी नेशंस एंड इंडिया। मिनिस्टर ने ये ऐड किया। तो इनके पास ऑलरेडी 10 मिलियन इंडियंस हैं जो रह रहे हैं वर्किंग इन जीसीसी रीजन, और ये पावर कर रहे हैं इकोनॉमीज को ऑफ जीसीसी। तो अच्छे, आप देखो 1 करोड़ इंडियंस रहते हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, जीसीसी में। एंड ऑफ कोर्स वी नो कि इंडिया वहाँ पे सबसे बड़ा, इंडियंस का वहाँ पे सबसे बड़ा डायस्पोरा है, रेमिटेंसेस भी हमें अच्छे खासे आते हैं, एंड अच्छे खासे इकोनॉमिक एक्टिविटी है दोनों कंट्रीज के बीच में। तो बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क हो ट्रेड का, बिजनेस का, कि दोनों अच्छे से मॉडर्न, मैं कहूँगा एक एग्रीमेंट होना चाहिए जिसपे वो ट्रेड कर पाए। यूएई इसमें इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है जीसीसी में। बायलेटरल ट्रेड हमारा $100 बिलियन का है, फॉलोड बाय सऊदी अरेबिया एट 41.8 बिलियन, एंड बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स भी है हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, एफडीआई का, जहां पे इनफ्लोज हैं टोटल $31 बिलियन के बिटवीन अप्रैल 2000 एंड सितंबर 2025। तो दिस इज इट फॉर टुडे। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो, देन यू कैन सब्सक्राइब, यू कैन फॉलो, एंड यू कैन टेक आउट 10 to 15 मिनट्स एवरी डे, ताकि आप समझो कि दुनिया भर में क्या हो रहा है और क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इट्स इंडिस्पेंसिबल। थैंक यू।